गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर मुकुल भंगराज, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स फैकल्टी द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन जमशेदपुर में आज आप लोगों को यूजी सेमेस्टर थर्ड और सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, जिसमें मेरा टॉपिक है आज द कम्युनिकेशन प्रोसेस, संदेशवाहन प्रक्रिया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये संदेशवाहन प्रक्रिया क्या है। संदेशवाहन को एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें सूचनाओं अथवा विचारों का विभिन्न व्यक्तियों के बीच में जब हम उनका आदान प्रदान करते हैं या आदान प्रदान किया जाता है, जैसा कि संदेशवाहन की विशेषताओं में भी हमने स्पष्ट कर दिया था कि यह एक चक्रीय प्रक्रिया है, अर्थात इसमें एक के बाद एक अनेक अवस्थाएं आती हैं और इन अवस्थाओं अर्थात कि स्टेप्स व एलिमेंट्स के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग इनके मत दिए हैं, जबकि निष्कर्ष के रूप में सभी विचारक एक ही बात कहना चाहते हैं कि संदेशवाहन प्रक्रिया को निम्नलिखित से हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें को हम शामिल करते हैं, जिसमें वन है प्रेषक, सेंडर। कहने का मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन में वह व्यक्ति प्रेषक होता है जो अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों के पास में भेजता है। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रबंधक अपने जो भी अधीनस्थ होते हैं, जो उनके अधीन काम करते हैं, उन अधीनस्थों को कार्य योजना के बारे में बताना चाहता है। यहाँ पर प्रबंधक जो है प्रेषक के रूप में है, क्योंकि प्रेषक जो है अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरों के ऊपर में वो भेज रहा है। दूसरा विचार, आइडियाज। यह संदेशवाहन की विषय वस्तु अर्थात सब्जेक्ट मैटर होती है, अर्थात प्रेषक जो कहना चाहता है वही विचार या वही बातें इसके अंतर्गत सम्मति, ओपिनियन, भावनाएं, फीलिंग्स, विचार, व्यूज, दृष्टिकोण, एप्टीट्यूड, आदेश, ऑर्डर, सुझाव, सजेशन आदि को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रबंधक द्वारा बताई जाने वाली कार्य योजना एक विचार के रूप में ही होती है। तीसरा है संदेशबद्धता, एनकोडिंग। प्रेषक द्वारा जो भी विचार दिए जाते हैं तो वे सभी विचार एक तरह से ये मानसिक स्थिति होती है, प्रेषक की मानसिक स्थिति होती है, अर्थात किसी बात को कहने के लिए सोचा गया है और इसी विचार या सोच को आगे भेजने के लिए कुछ चिन्हों, शब्दों, क्रियाओं और चित्रों इत्यादि के प्रयोग को संदेशबद्धता कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्रबंधक को माल क्रय करने का आदेश प्राप्त होता है। प्रबंधक माल का उत्पादन किए जाने के लिए यह बात अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कहना चाहता है, अर्थात कि यह जो है एक मानसिक स्थिति या एक विचार होती है। जब इस विचार को स्पष्ट शब्दों के रूप में क्रमबद्ध किया जाता है, तब ऐसी अवस्था को संदेशबद्धता कहा जाता है। चौथा है माध्यम, मीडिया। वह व्यक्ति जो संदेश भेजने के लिए इच्छुक होता है, इच्छुक रखने वाला व्यक्ति ही वह इच्छुक होता है, उसे संदेशवाहन के किसी माध्यम का प्रयोग करना पड़ता है। संदेशवाहन के अनेक माध्यम भी हो सकते हैं, जैसे आमने सामने वाले वार्तालाप, पत्र लिखकर, संदेशवाहक द्वारा, टेलीफोन द्वारा या संकेतों के द्वारा आदि। संदेश जो भी होती है उसकी प्रकृति व आवश्यकता अनुसार इन माध्यमों का चुनाव किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि संदेश किसी दूरस्थ स्थान पर भेजा जा रहा है, दूर जगहों पर भेजा जा रहा है, तो हम टेलीफोन का प्रयोग जो है करते हैं, अर्थात टेलीफोन का प्रयोग संदेशवाहन के माध्यम के रूप में करना उचित होगा। उसके बाद में है नॉइज।
संदेशवाहन प्रक्रिया के मार्ग में आने वाली रुकावट को शोर अर्थात की नॉइज कहते हैं। शोर से बातचीत में बाधा उत्पन्न होती है और यह संदेशवाहन प्रक्रिया में कहीं भी हो सकता है। इसकी मुख्य उदाहरण इस प्रकार है: वाहन का गुजरना, किसी का खांसना, लोगों के समूह द्वारा बातचीत करना, पत्र का खो जाना, टेलीफोन लाइन में बाधा उत्पन्न होना। पांचवा है प्राप्तकर्ता, रिसीवर। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसके लिए संदेश को भेजा जाता है। जो भी प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, संदेश को प्राप्त करता है, तो वह प्राप्तकर्ता रिसीवर कहलाता है। इस प्रकार से प्राप्तकर्ता संदेशवाहन प्रक्रिया का ये भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है। संदेशवाहन की सार्थकता प्राप्तकर्ता के ज्ञान पर निर्भर करती है, अर्थात यह देखने की जरूरत है कि वह कितनी शीघ्रता से कहने वाले के भाव को समझ रहा है या समझने की कोशिश करता है या समझता है। छठवां है संदेशवाहन डिकोडिंग। प्रेषक द्वारा विचारों को संक्षेप में चिन्हों या चित्रों आदि के रूप में भेजा जा सकता है। इनका सही अर्थ समझना संदेशवाहन कहलाता है। उदाहरण के लिए तार अर्थात टेलीग्राम में बड़ी बात को थोड़े शब्दों में लिखा जाता है और जब तार का प्राप्तकर्ता उन शब्दों के विस्तार को समझने का प्रयास करता है तो इस प्रयास को ही हम संदेशवाहन कहते हैं। सातवां है वापस जानकारी अथवा प्रतिपुष्टि, फीडबैक। संदेशवाहन की अंतिम जो कड़ी के रूप में होती है वह प्रेषक यह जानना चाहता है कि संदेश को सही अर्थों में प्राप्त कर लिया गया है या नहीं। इस प्रतिक्रिया को जानने को ही प्रयास को ही वापस जानकारी कहा जाता है। प्रेषक द्वारा वापस जानकारी प्राप्त कर लेने पर संदेशवाहन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। संदेशवाहन की प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है क्योंकि व्यावसायिक संगठन में निरंतर कार्य चलता रहता है और कोई भी कार्य संदेशवाहन के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से संदेशवाहन की प्रक्रिया होती है।